ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपनी इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। डेट मैंने डाली दी है 14 अगस्त 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास थी और उसमें सारी बातें है ना आप सभी लोगों को क्लियर कर दी थी। एक बार मैं दोहरा देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, है ना। देखो, मैंने लास्ट क्लास में इस बैच के बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी दे दी है। मैंने इस लास्ट क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में ये भी बता दिया है कि बैच की टाइमिंग क्या है, कैसे हमारा शेड्यूल रहेगा। मैंने ये भी बता दिया लास्ट क्लास में कि हमारी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। मैंने अपने बारे में, मेरे कुछ लिंक्स हैं उनके बारे में, और मैंने सिलेबस और किन किन एग्जाम को है ना हम इस बैच को पढ़ने के बाद क्लियर कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी लास्ट क्लास में दे दी थी। ठीक है जी। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग है ना आज पहली बार क्लास में आए हैं, अगर उन्होंने लास्ट क्लास जिसका नाम था इंट्रोडक्शन क्लास अगर नहीं देखी है तो कृपया उस इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर हम आने वाली जितनी क्लासेस में पढ़ाई करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हमें कंप्यूटर वाले सेक्शन में फुल में से फुल मार्क्स लेके आने हैं। ये सारी बातें, सारी स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं आप सभी लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, एक प्रॉपर गाइडेंस। और उस गाइडेंस को आपको है ना, जब तक आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, यानी मान लो आपको है ना 2-4 महीने कंप्यूटर पढ़ना हो, या 6 महीने तक कंप्यूटर पढ़ना हो, या 1 साल तक कंप्यूटर पढ़ना हो, जब तक आपको मन करे, इस एक गाइडेंस को है ना आप जरूर फॉलो करके चलिएगा। मैं डेफिनेटली लिख कर दे रहा हूं आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप कभी भी कंप्यूटर में ना ऐसा फील नहीं करेंगे कि हमें क्वेश्चन पढ़ के है ना समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या पूछ रहा है या हम आंसर नहीं दे पा रहे। ऐसा कभी फील नहीं होगा आपको। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आप जब भी कभी किसी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना एग्जाम में या किसी मॉक में या किसी बुक में या कहीं पर भी, आपको एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। दूसरा, जो ऑप्शन आपके सामने होंगे उनको भी देखकर आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। और इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी, तो वो गाइडेंस मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत आगे तक काम देगा आपका। ठीक है, देखो, क्लास में मैं जितनी थ्योरी आपको कराऊं ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पता चले आप कोई बुक उठा के बैठे हुए हैं, उसमें से रट्टाफिकेशन लगा रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं करना। क्लास में मैं आपको जितनी थ्योरी या जितने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊं, इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इसके अलावा जरूरत पड़ेगी हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस की। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू को कहा जाता है। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। अब आपको एक काम करना है, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सभी लोग चाहे डे फर्स्ट से ही यानी कि आज से ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर आज से सिलेबस तो शुरू हुआ नहीं, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, और क्यों करें भाई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप है ना डे फर्स्ट से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है ना कि कुछ क्वेश्चन जो आप देखें वो फुल फॉर्म पर आधारित हो, है ना। कुछ क्वेश्चन देखें आप जो फैक्ट पर आधारित हो, फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सिंपल सा। तो ये कोई ऐसा थोड़ी कि इसके लिए पहले कोई पूरा कॉन्सेप्ट जानोगे उसके बाद फुल फॉर्म को याद करोगे। या मान लो अगर कोई फैक्ट है यानी कि तथ्य है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम था एनियाक। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, अगर आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को, प्रॉपर थ्योरेटिकल चैप्टर को या टॉपिक को नहीं पढ़ा है तब भी पढ़ सकते हो, है ना। तो मैं सभी लोगों को ये रिकमेंडेशन देता हूं, रिकमेंड करता हूं कि आप डे फर्स्ट से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। भले ही मान लो आप 10 क्वेश्चन पढ़िए, 20 क्वेश्चन पढ़िए, उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में, या आप आंसर नहीं दे पाओगे, 2-4-5 क्वेश्चन तो समझ में आएंगे ही। 2-4-5 क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले, फैक्ट वाले, वो तो याद हो ही जाएंगे। तो इसलिए आप डे 1 से ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैंने बनाया हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल। देखो, आप अपने इस बैच के अंदर प्रॉपर क्लासेस तो लेंगे ही लेंगे, बट इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर आप 2 चीजें जरूर फॉलो करते रहिए जब तक आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। पहली चीज, कम्युनिटी वाला सेक्शन। आप जैसे ही कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन पोस्ट होते हुए दिखाई देंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। पहले सुन लीजिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसे ही जाएंगे तो वहां कम्युनिटी वाला एक सेक्शन है, उसमें जैसे ही आप जाओगे तो वहां आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन के साथ। आप उन क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या सही आंसर हो सकता है। ट्राई करके देख लो, है ना, जितने भी क्वेश्चन के आप आंसर दे पाए। ये क्वेश्चन वहां डेली बेसिस पर आपको मिलेंगे, तो आपको ये लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर के लिए अलग से मॉक टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको।
पहली बात। दूसरी बात, मेरे ही यूट्यूब चैनल के आप कम्युनिटी वाले प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, तो वहां एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं वो तो देखनी ही है, इसके अलावा जितनी क्लासेस और आएंगी वहां पर वो भी आप देखते रहना। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और किसी क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये काम आपको करके रखना है। अब एक और बात, अगर आप ये कहें कि सर आप जो अपने YouTube चैनल पर एमसीक्यू या पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इनकी कोई पीडीएफ फाइल बना के नहीं दे सकते? तो मैंने अपना एक टेलीग्राम पर चैनल भी बनाया हुआ है इन सब चीजों के लिए। देखो, टेलीग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? टेलीग्राम की इसलिए जरूरत पड़ी कि मान लो आज आपने बैच लिया, तो ये बैच है ना 6 महीने तक आपके पास रहेगा। अब 6 महीने के बाद भी अगर किसी का कोई पेपर है, तो आपको जो बैच के अंदर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, तो वो फिर आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने बाद ये बैच तो आपको शो होना ही बंद हो जाएगा, दिखना ही बंद हो जाएगा आपको। तो अगर मान लो मैंने कोई लेटेस्ट अपडेटेड पीडीएफ बनाई, चाहे वो किसी टॉपिक की हो, चाहे वो किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस की हो, चाहे वो किसी पीवाईक्यू की पीडीएफ हो, तो वो मैं फिर आपको कैसे दूंगा? मान लो आज से 8 महीने बाद या आज से 10 महीने बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है लेटेस्ट क्वेश्चन की, तो आपको है ना 8 महीने बाद या 10 महीने बाद दोबारा से बैच लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट पीडीएफ फिर लेटेस्ट बैच में मिलेंगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बार बार बैच खरीदना पड़े, बार बार बैच लेना पड़े। आपने एक बार बैच ले लिया, आपने प्रॉपर थ्योरेटिकल क्लासेस देख ली, तो इसके बाद आप कंटेंट मिलना चाहिए आपको पीडीएफ फाइल के थ्रू, है ना, ये सब कंटेंट वगैरह आपको मिलता रहे लेटेस्ट। समझ में आ रहा है? बार बार बैच नहीं लेना पड़े, इसलिए मैंने एक तरीका निकाला कि टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन आज के समय छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में मौजूद है। तो आपको सभी को ना टेलीग्राम नाम की एक एप्लीकेशन अपने फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है। समझ में आ गई बात? ये सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन को अपने फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। वहां पर आपको है ना मेरी पीडीएफ जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस वगैरह की है सब आपको वहां पर मिलती रहेगी, चाहे आपका बैच दिखे या ना दिखे, खत्म हो जाए, चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेटेस्ट कंटेंट की पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहेंगी, तो उसे आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन शेयरिंग करके कि मैं जिस यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं और जिस टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूं वो आपको कैसे देखना है। ठीक है, देखो अभी आपको ना मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा और मैं आपको दिखाता हूं अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखो मैंने ना अभी आपके सामने ना गूगल सर्च इंजन को ओपन किया है। मैं जिस कंप्यूटर को आपको अभी दिखा रहा हूं उसमें विंडोज 11 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अभी ये वेब ब्राउजर खुला हुआ है जिसमें मैंने गूगल सर्च इंजन को खोला है, इस वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से बोला जाता है। ठीक, अब हम यहां पर ओपन करते हैं यूट्यूब। आपको सिंपल सा ना यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, शायद खुल जाएगा क्योंकि मेरा अकाउंट लॉगिन है इसमें, तो मेरा ही चैनल खुल जाएगा इसमें। हाँ मेरा ही चैनल है, देखो। ठीक है, अब मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूँ। ठीक है, इसका नाम है ना स्टडी लाइव लिखा हुआ है, बट मैंने नाम चेंज कर दिया है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, तो दोनों ही लिख दीजिए, दोनों से मिल जाएगा। स्टडी लाइव लिख दोगे तो भी आ जाएगा और कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर लिख दोगे तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ना डेली बेसिस पर जो भी आपको समय सही लगे पूरे दिन में कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइए, और यहां मैं डेली बेसिस पर ऐसे क्वेश्चन को पोस्ट कर देता हूं, और ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है। देखो जैसे एक रिसेंटली पेपर में पूछा गया होगा चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये 68% लोगों ने ये आंसर दिया है, तो परसेंटेज भी दिखा देता है यहाँ पर कि ना कितने लोगों ने ये आंसर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ना आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देगा, 4 ऑप्शन होंगे। आप जैसे किसी ऑप्शन पर टिक करेंगे आपको हैंड टू हैंड पता चल जाएगा कि आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। करेक्ट होगा तो करेक्ट लिखा आ जाएगा, इनकरेक्ट होगा तो इनकरेक्ट लिखा आ जाएगा, और करेक्ट आंसर भी हैंड टू हैंड बता दिया जाएगा। तो आप डेली बेसिस पर जो आपको समय सही लगे आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो इसके बाद आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो ये आप जैसे ही प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको कई सारी प्लेलिस्ट दिखाई देंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि एग्जाम इन्फॉर्मेशन के नाम से, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल यूपी एग्जाम के नाम से, पीवाईक्यू शॉर्ट के नाम से, सिलेबस के नाम से, एमएस ऑफिस के नाम से, और एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी सारी क्लासेस ऑलरेडी मैं पहले से ले चुका हूं एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो टोटल मैंने कितनी क्लासेस ले लिया? 30 क्लासेस मैं ऑलरेडी पहले यहां पर ले चुका हूं। तो इन 30 क्लासेस को आप देख लेना, जैसे जैसे आपको समय मिलता जाए, जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा होता जाए, और इसमें आगे भी जैसे जैसे क्लासेस आती जाएंगी वो क्लासेस भी आप देखते जाना। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूं, तो ये फॉर्मेट रहेगा मेरी क्लास का, मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूं आपको। इन क्लासेस में ना क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इन क्लासेस में मैंने कराए हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हैंड टू हैंड है ना, आपकी एक प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको अलग से कहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्लासेस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बातें पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं वापस, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये पहली क्लास है इसलिए सारी बातें बताना जरूरी है, क्योंकि अगर एक ही बार में सारी बातें क्लियर हो जाएं तो ठीक है।
एक बच्चे ने लिखा है कमेंट में, सर स्क्रीन सही से नहीं दिख रही है, जो भी लिखा है वो सब कटा हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने तो अभी कुछ लिखा ही नहीं है बोर्ड पर, मैंने तो केवल यहाँ पर एक डेट डाली हुई है 14 अगस्त 2024, इसके अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं है। आप सभी लोग जो लाइव हैं एक बार जल्दी से मेरे को और बता दीजिए कि क्या स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो फाइनली इसी तरीके से आपको टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना मोबाइल फोन में, और अगर कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहें तो कंप्यूटर में भी डाउनलोड हो जाती है। तो अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, कि अगर आपको आने वाले समय में कोई भी एग्जाम देना है, ठीक है जी, और उस एग्जाम में कंप्यूटर वाले सेक्शन में से फुल मार्क्स लाने हैं, तो मेरी 3 स्टेप स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया अभी, कि आप प्रॉपर तरीके से कम एक बार मेरी क्लासेस को जरूर सुनना, जरूर देख लेना। स्टेप नंबर 2 जो मैंने अभी आपको बताया, मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उस पर 2 चीजें फॉलो करनी है आपको। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एमसीक्यू प्रैक्टिस की सारी क्लासेस देखते रहिए, ठीक है। और स्टेप नंबर 3, किसी भी प्रकार की कोई भी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, चाहे वो पीवाईक्यू की हो, एमसीक्यूज की हो, टॉपिक की हो, चैप्टर की हो, किसी की भी हो, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का भी सेम ही नाम है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, ठीक है जी। वैसे तो आपको मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल दोनों मिल जाएंगे सर्च करने पर, बट अगर किसी को ये चैनल ना मिल पाए, क्योंकि कई बार है ना बहुत सारे बच्चे हमारे नाम से फेक चैनल बना लेते हैं, तो आप सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 8448832987। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर से टेलीग्राम भी चलता है। तो अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम, या व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप, किसी पर भी मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर, तो आपके पास मेरे ऑफिशियल लिंक आ जाएंगे। समझ में आ गए सभी को? इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब फाइनली है ना मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं। जितना भी मेरे को गाइडेंस देना था, जितनी भी बातें मेरे को आपको समझानी थी, मैं क्लियरली समझा चुका हूं। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा प्रॉपर कोई गाइडेंस और हो सकता है, ठीक है। जितना भी प्रॉपर बातें समझानी थी वो मैंने समझा दी हैं। तो वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए कंप्यूटर स्पेशल बैच में, एंड वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है जी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को है ना हिंदी में कंप्यूटर की संरचना के नाम से बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूछा जाना है, या अगर लिखा हुआ आ जाए बेसिक कंप्यूटर पूछा जाना है, या बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाना है, या फिर आईसीटी लिखा हुआ आ जाए, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इन सभी का मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर से ही पढ़ाई करना शुरू करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जानकारी होना जरूरी है, यानी कि बेसिक फंडामेंटल यहीं से शुरू होता है, ठीक है जी। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिकली मतलब क्या है, कंप्यूटर को कैसे समझें, वो अब मैं समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, समझना, कोई डाउट आए तो पूछते रहना। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एक शब्द की, और वो शब्द है डिजिटल कंप्यूटर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, हिंदी में भी डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाएगा, ठीक है जी। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर का बेसिकली मीन क्या है, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय हम जितने भी कंप्यूटर इस्तेमाल में ला रहे हैं, उन सभी कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाता है। बट इस डिजिटल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, या इस डिजिटल शब्द का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमें कई बार कंफ्यूज करता है दिमाग में कि डिजिटल का मीनिंग क्या है। तो देखो, डिजिटल शब्द का बेसिकली मीनिंग ये है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसका कॉन्सेप्ट बाइनरी पर बेस्ड हो। हम यहां पर लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन है, यानी कि अगर एक ऐसा कंप्यूटर जिसका कॉन्सेप्ट बाइनरी के कॉन्सेप्ट पर आधारित अगर होगा, तो उसे हम डिजिटल के नाम से बोल देंगे। अब बाइनरी शब्द का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपने नोटिस किया होगा कि हम जो भी नंबर्स लिख रहे हैं, है ना, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। यानी हम मैथमेटिक्स में, गणित में डेसिमल नंबर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डेसिमल शब्द का मीनिंग ये होता है, या डेसिमल नंबर्स का मतलब ये है कि आपको किसी भी नंबर को लिखने के लिए 10 चॉइसेस मिलती हैं, है नहीं। जैसे मान लो आपको है ना 3 अंकों की संख्या लिखनी है, मान लो आपको लिखना है 256, 256, तो 3 अंकों की संख्या आपने लिख दी। तो इस 3 अंकों की संख्या को लिखने के लिए आपके पास 10 चॉइसेस थी, यानी कि आप 0 से लेकर 9 तक के किसी भी अंक का इस्तेमाल करके 3 अंकों की संख्या लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि 0 से लेकर 9 तक की अंकों की संख्या, 9 अंकों का इस्तेमाल करते हुए आप 4 अंकों की संख्या लिखिए, तो लिख दो 5454। या अगर आपसे कहा जाए कि 0 से लेकर 9 तक का इस्तेमाल करते हुए आप 5 अंकों की संख्या लिखिए, तो आप लिख सकते हैं 65124, ये लिख दीजिए। यानी मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम कितने भी अंकों की संख्या लिखना चाहते हैं, यानी कि कितना बड़ा भी नंबर लिखना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, उसे लिखने के लिए हमारे पास 10 चॉइसेस होती हैं, 0 से लेके 9 तक, है नहीं भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल मिला के कितने होगी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अंकों को या 10 चॉइसेस को हमें दिया जा रहा है किसी भी नंबर को लिखने के लिए, चाहे नंबर कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। इसीलिए जहां पर 10 चॉइसेस आपको मिलेंगी, वहां पर शब्द इस्तेमाल करते हैं डेसी। इसलिए मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, उनको डेसिमल नंबर के नाम से बोल दिया जाता है। अब बात आती है कंप्यूटर की। अगर हम कंप्यूटर के कोर में चले जाएं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर चले जाएं, तब हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा भी कोई नंबर लिखना चाहे, यानी कि 3 अंकों की संख्या लिखना चाहे, या 4 अंकों की संख्या लिखना चाहे,
या फिर 5 अंकों की संख्या लिखना चाहें तो हमारे पास केवल और केवल 2 ही विकल्प होते हैं, 2 ही चॉइस होती हैं, और वो है 0 एंड 1 ओनली। तो जहां पर आपको केवल 2 ही विकल्प मिलेंगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए, तो वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं दैट इज बाई। बाई शब्द का मतलब होता है 2, डेसी का मतलब 10, बाई का मतलब 2। तो इसीलिए हम अपने कंप्यूटर में जिन नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बाइनरी नंबर के नाम से बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी मोटा मोटा ये समझ लो कि मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको डेसिमल नंबर कहते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को लिखने के लिए वहां पर 10 चॉइसेस हैं। जबकि कंप्यूटर में हम बाइनरी नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमारे पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं, या तो 0 या 1। तो यहां जो बाइनरी शब्द मैंने लिखा है इसका सिंपल सा मतलब है या तो 0 या फिर 1। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? यानी अगर मैं किसी कंप्यूटर की बात कर रहा हूं और उस कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है? बाइनरी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और बाइनरी का मतलब 0 या 1 से होता है। एक बात हमें नॉलेज के लिए और दिमाग में रखनी है कि कंप्यूटर में एक सिंगल 0 लिखा हो या एक सिंगल 1 लिखा हो, दोनों को ही 1 बिट के नाम से बोला जाता है। यानी अगर आपके किसी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि 0 या 1 को कंप्यूटर में क्या कहते हैं, तो आंसर होगा 1 बिट, BIT बिट के नाम से बोल दिया जाता है। यानी सिंगल 0 लिखा होगा तो भी बिट कहा जाएगा, और सिंगल 1 लिखा होगा तो भी इसे बिट के नाम से ही बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आगे देखिए। अब एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि सर कंप्यूटर के अंदर या डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो हम आज के समय इस्तेमाल में ला रहे हैं, इन सभी का कॉन्सेप्ट ये 0 1 के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ये 0 1 एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब कभी अगर हम ये देखना चाहें कि 0 1 का कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर है, तो क्या हम देख सकते हैं अंदर? क्या हमें दिखाई दे जाएगा कंप्यूटर को खोलने पर कि 0 1 अंदर कुछ चल रहा है या 0 1 का कुछ कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर के अंदर? तो आंसर है नहीं। हम कभी भी इन 0 और 1 को देख नहीं सकते। इस 0 1 का जो कॉन्सेप्ट है इसको कभी भी हम देख नहीं पाएंगे। तो फिर ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज? क्यों हम 0 1 का नाम लेते रहते हैं हमेशा कंप्यूटर के केस में या डिजिटल कंप्यूटर के केस में? तो चलिए इस बात को मैं समझाता हूं। देखो, हमें यह पता है कि हमें कंप्यूटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल है। यानी कि कंप्यूटर चलाने के लिए भी विद्युत या बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम विद्युत की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो हमें पता है कि वहां पर वोल्टेज कंसीडर की जाती है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आ रही है, बिजली आ रही है, तो उसे वोल्टेज में ही तो कंसीडर करते हैं। देख रहे होते हैं कि कितने वोल्टेज का करंट आ रहा है। जैसे नॉर्मली हमारे जो घर होते हैं उसमें 220 से 240 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, जिससे सभी चीजें चल रही होती हैं। वोल्टेज ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे कि जो मेन लाइन होती है रोड पे जारी होती है, वो 11,000 वोल्टेज की लाइन भी हो सकती है। और जो खेतों में आपने देखी होंगी, है ना, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं बिजली के, उनमें 24,000 वोल्टेज की भी लाइन हो सकती है वो, यानी करंट बहुत पावर का हो सकता है। पर जो नॉर्मली हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है बिजली के तारों में, वो 220 से 240 वोल्टेज के आसपास रहता है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहां पर वोल्टेज की बात तो होगी होगी, है ना? और वोल्टेज में ना 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वोल्टेज है ना हाई हो सकती है, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो वोल्टेज हाई वोल्टेज हो सकती है या फिर लो हो सकती है। और ये चीज है ना हमने घर पर भी आपने नोटिस किया है कि कई बार है ना वोल्टेज हाई चली जाती है, कई बार वोल्टेज लो हो जाती है। उसका एक सोल्यूशन भी होता है हमारे घर में कि जिनके घरों में वोल्टेज बहुत ज्यादा अप डाउन यानी हाई लो होती रहती है, वो अपने घर में एक स्टेबलाइजर लगवा लेते हैं, ताकि स्टेबलाइजर एक कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई देता रहे पूरे घर को। वो अपने आप ही ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता है, कम को ज्यादा करता रहता है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात हमें पता चली कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, जिससे पता लगाया जाता है कि करंट कितनी पावर का है। बट उस पावर में भी 2 कंडीशन हो सकती है, हाई और लो। ऐसे ही समझ लीजिए कि हमारा जो कंप्यूटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से ही चल रहा है, और बिजली से चलने वाली चीज में वोल्टेज कंसीडर होगी, और वहां वोल्टेज में हाई और लो का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमने अपने अनुसार मैनेज कर लिया है। समझ में आ रहा है नहीं? मतलब मान लो कि हम अपने कंप्यूटर में किसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, बिजली का करंट दे रहे हैं। अब उस बिजली के करंट को वोल्टेज में कंसीडर किया जाएगा, तो हम अपनी मर्जी से अब करंट को छोड़ेंगे। कभी हाई छोड़ रहे हैं, कभी लो छोड़ रहे हैं, कभी हाई छोड़ रहे हैं, कभी लो छोड़ रहे हैं, वो हमारी मर्जी है। यानी कि हमने इस करंट को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर लिया। समझ में आ गया? तो जब हम करंट को हाई वे में छोड़ेंगे, हाई वोल्टेज में छोड़ेंगे, तो उसे मान लेंगे 1, और जब लो वे में छोड़ेंगे या लो तरीके से छोड़ेंगे तो उसको 0 मान लिया जाएगा। यानी कि हम अपने कंप्यूटर में किसी डिवाइस में या किसी चीज में इलेक्ट्रिकल करंट को हाई लेवल का छोड़ रहे हैं तो उसे 1 मान लेंगे, और लो लेवल का छोड़ेंगे तो उसे 0 मान लेंगे। और इसी तरीके से हाई लो ये कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया कंप्यूटर में। जैसे समझिए, हमने कंप्यूटर में किसी डिवाइस को पहले करंट दिया हाई पावर का, हाई वोल्टेज का, फिर हमने लो कर दिया, फिर हमने हाई वोल्टेज कर दिया, फिर हमने हाई वोल्टेज दिया, फिर हाई वोल्टेज दे दिया, फिर लो वोल्टेज हो गया, फिर लो वोल्टेज हो गया, फिर हाई वोल्टेज हो गया। और इस तरीके से हम अपने अनुसार हाई लो वोल्टेज देते जा रहे हैं, करंट देते जा रहे हैं। तो जहां हाई लिखा हुआ है वहां 1 लिख दो, जहां लो लिखा है वहां 0 लिख दो। समझ में आया? तो इस तरीके से एक कोड तैयार हुआ 0 1 वाला, और ये कोड जिस भाषा के अंतर्गत लिखा जाता है या बोला जाता है उसी को मशीन भाषा कह देते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो इसका सही आंसर होगा बेटा मशीन भाषा। ये बात समझ में आई या नहीं? यानी कि 0 और 1 वाली भाषा को आप मशीन भाषा के नाम से भी बोल सकते हैं। बीते कुछ समय पहले एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है बेसिक लेवल पर। भाषाएं और भी हो सकते हैं कंप्यूटर की, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बट एक बेसिक लेवल पर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो आंसर था मशीन भाषा। एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर जो क्वेश्चन पहले किसी पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा चुके हैं, मैं उन क्वेश्चन को अगर पढ़ा रहा हूं तो उनके आगे या उन पॉइंट्स के आगे ऐसे एग्जाम शब्द लिख दूंगा।
ठीक है। तो जब भी मैं किसी पॉइंट को लिखूं और उसके आगे मैंने एग्जाम शब्द लिख दिया तो इसका मतलब वो क्वेश्चन की फॉर्म में किसी ना किसी पेपर में पूछा गया होगा। समझ में आ गया। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको बता रहा था कि एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर कोर में कौन सी भाषा को समझता है या कौन सी भाषा पर काम करता है। तो आंसर था मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन भाषा, जो कि 0-1 वाली भाषा होती है। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं। तो कभी अगर हमारे दिमाग में ये बात आती भी है कि सर हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है तो वो 0-1 के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो 0-1 एक्चुअल में आया कहां से, ये प्रोड्यूस कैसे किया हमने। तो उसका कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके से, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर है या कंप्यूटर कह दीजिए, उसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी और जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वोल्टेज होगी और वोल्टेज को हम अपने अनुसार कम ज्यादा या हाई लो की फॉर्म में भेजेंगे, और जब हाई लो की फॉर्म में भेजेंगे तो उससे हम एक 0-1 वाला कोड बना लेंगे, और ये 0-1 वाला कोड एक भाषा के अंतर्गत लिखा जा रहा है जिसे मशीन भाषा कह देते हैं। समझ में आया। ऐसा बोलिए कि मशीन भाषा के अंदर जो आप लिख रहे हैं वो कौन सा कोड है, 0-1 वाला कोड। तो आप चाहें तो इस कोड को बाइनरी कोड के नाम से भी बोल सकते हैं, बाइनरी कोड कह दो 0-1 वाले कोड को, या फिर मशीन भाषा में लिखा जा रहा है तो आप इसे मशीन कोड के नाम से भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इनिशियल लेवल से शुरू करेंगे अपने कंप्यूटर वाले सब बैच को। यानी किसी व्यक्ति को अगर कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है तो वो भी है ना कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और जिन्होंने पहले से कंप्यूटर पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत या नॉलेज है तो उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। बस आप ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, जहां कहीं दिक्कत आए डाउट पूछते जाना। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई। नोट कर लिया सभी ने। ठीक है जी। अब एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा है जिन्होंने ये पूछा है कि सर डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यानी अगर हम आज के समय पर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप भी है या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हमारे पास या कोई टैबलेट है, तो ये सब जो हम आज के समय कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है बेसिकली। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है या डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, तो बेटा पहले तो आप ये समझो कि जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनको साइज के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है, यानी कि आकार के आधार पर बांटा गया है। और जब आकार या साइज के आधार पर हम बांटते हैं तब हमारे सामने 4 नाम आते हैं। आपने एक नाम सुना होगा सुपर कंप्यूटर। पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप बताइए अगर आपको पता है तो हमारे भारत का आज की डेट में सबसे फास्ट सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। अगर किसी को भी पता हो तो बताइए। किसी भी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता हो, जो कि कंप्यूटर का जीके भी आप इसे कह सकते हैं, कि हमारे भारत का आज की तारीख में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये ध्यान रखिए कि सुपर कंप्यूटर का जो आंसर होता है वो टाइम टू टाइम पर बदल भी जाता है। जैसे आज अगर हम किसी सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो आज से 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद ये आंसर बदल भी सकता है, क्योंकि आज जो सुपर कंप्यूटर है उसके बाद कोई दूसरा नया सुपर कंप्यूटर भी बनाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, जैसे एक बच्चे ने लिखा है सर परम सिद्धि 1, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का आज की डेट में यानी कि 14 अगस्त 2024 की मैं बात कर रहा हूं, तो आज की डेट में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम है बेटा एरावत। एरावत यहां लिख देता हूं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना। एरावत ये बेसिकली इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है आज की डेट में। ठीक है जी। ये एरावत नाम है ना, आपने शायद पहले भी सुना होगा। हिंदू मान्यताओं में, हिंदू पौराणिक कथाओं में ना एक हाथी का नाम भी था एरावत के नाम से, तो ये वही एरावत नाम है। ठीक है। और ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है आज की डेट में। और अगर हम आप बात करें कि पूरी दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है आज की डेट में, यानी 14 अगस्त 2024 की बात हो रही है, तो बेटा उसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है। ये यूएसए ने बनाया, अमेरिका ने, और ये हमारे भारत का यानी कि इंडिया का है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल कंप्यूटर को जब कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया, तो सबसे पहले सबसे बड़े और पावरफुल कंप्यूटर की बात होती है साइज के अकॉर्डिंग, और उनका नाम होता है सुपर कंप्यूटर। नॉलेज के लिए फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी भी क्रिटिकल कैलकुलेशन को हल करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी ऐसी गणना हो जो बहुत कठिन है उसको हल करने के लिए ये पावरफुल कंप्यूटर बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई रिसर्च करनी है, खोजबीन करनी है, तो वहां पर हमें सुपर कंप्यूटर का ही सहारा लेना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर से ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। या फिर है ना, अगर मान लो हमें कोई भी है ना, मान लो दवाई बनानी है, कोई ऐसी हैवी वैक्सीन या दवाई बनानी है जिसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल है, तो ड्रग डिजाइन के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है दैट इज वेदर फॉरकास्टिंग, यानी मौसम विभाग के द्वारा दी जाने वाली भविष्यवाणी। जैसे कि आपने आजकल सुना ही होगा कि अगर कहीं पर कोई समुद्री तूफान वगैरह आना है तो वहां पर समुद्री तटीय इलाकों में पहले से ही सूचना जारी कर दी जाती है कि जो भी मछुआरे वगैरह हैं वो वहां से समुद्री तटीय इलाकों से अलग चले जाए, हट जाए वहां से, क्योंकि तूफान बहुत तेज आ रहा है, जनहानि हो सकती है। तो ये सब जानकारी है ना मौसम विभाग को कैसे पता चल जाती है कि तूफान इतनी तेज आएगा और इतना नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल आपने देखा होगा गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं कि आज पूरे दिन में बारिश होगी नहीं होगी, कल कैसा मौसम होगा, ये आ जाता है ना। तो ये मौसम विभाग कैसे बता देता है कि कल का मौसम, आज का मौसम और आने वाले समय का मौसम ऐसा रहेगा। तो आंसर है गणनाओं के आधार पर, कैलकुलेशन बेस्ड पर। तो हमारे इंडिया का जो मौसम विभाग है यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है मौसम की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, और उस सुपर कंप्यूटर का नाम है दैट इज प्रत्युष। क्या नाम है? प्रत्युष। ठीक है।
तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं, ये दिमाग में रख सकते हैं कि अगर डिजिटल कंप्यूटर को साइज के अकॉर्डिंग बांटा गया तो सबसे बड़े, सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होंगे उनको सुपर कंप्यूटर के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक और कंप्यूटर का नाम लिखेंगे, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या चीज होती है भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर। हिंदी में भी इसको मेन फ्रेम के नाम से ही बोला जाएगा। देखो समझाता हूं। आपने किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर में उस कंप्यूटर की बात कर रहा हूं जो किसी टेबल पर परमानेंटली फिक्स रखा रहता है। जैसे अगर आप किसी साइबर कैफे में चले जाओ या किसी कंप्यूटर लैब में चले जाओ तो वहां जो टेबल पर परमानेंट फिक्स कंप्यूटर रखे रहते हैं उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। तो अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक साइड में खड़ा हुआ डब्बा देखा है आपने, जिसको कैबिनेट कहते हैं, ये वही डब्बा जिसमें पावर का बटन होता है, जिसे दबाने से कंप्यूटर ऑन होता है। तो अगर किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर में साइड में खड़ा हुआ डब्बा आप देख रहे हैं तो ऐसे ही समझ लो एक बहुत बड़ा सा डब्बा बनाया गया हो, बहुत बड़ा सा लार्ज कैबिनेट बनाया गया हो और उसी के अंदर पूरी मशीनरी कंप्यूटर की फिट कर दी जाए तो उसी को मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोल दिया जाता है। मतलब इतना समझ लो, एक सिंपल सी भाषा, कि एक बड़ा सा लार्ज कैबिनेट जिसके अंदर पूरी कंप्यूटर की मशीनरी फिट कर दी गई हो उसी को मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद है ना एक और कंप्यूटर का नाम आएगा और वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को भी हिंदी में मिनी कंप्यूटर के नाम से ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? देखो 1970 के टाइम पर, यानी कि 1970s के टाइम पर आज के जो हमारे कंप्यूटर है ना, इससे थोड़े से बड़े साइज में कंप्यूटर हुआ करते थे। आज का सब बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए हैं, यानी कि आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर्स आज के समय मौजूद हैं। और इनसे ना साइज में थोड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक, 1970 के टाइम की मैं बात बता रहा हूं। तो उन कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर के नाम से बोला गया था। ठीक, और फिर इनके बाद एक और कैटेगरी आती है जिसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से बोल दिया जाता है। अगला नाम लिखिए, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी में भी इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से ही बोल दिया जाता है। तो आज के समय जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल में ला रहे हैं इन सभी को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं। तो अब अगला पॉइंट तो ये आएगा कि सर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो हेडिंग डालिए माइक्रो कंप्यूटर। देखो जी, माइक्रो कंप्यूटर के अगर एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो अगर हमारे पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यानी कि किसी टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर, तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। अगर हमारे पास कोई नोटबुक नाम का कंप्यूटर है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। हमारे पास अगर कोई टैबलेट है, जिसको शॉर्ट में आप टैब भी कह देते हैं, वो भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इसके बाद लिखिए, दैट इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो हम आज के समय यूज कर रहे हैं हर काम के लिए, वो भी माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण होता है। आप बोलेंगे सर स्मार्टफोन भी कंप्यूटर होता है क्या? हाँ, एक हरियाणा में कहावत है ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तो उसी तरीके से आप समझ लो कि हमारा स्मार्टफोन किसी कंप्यूटर से कम है क्या। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आप कंप्यूटर से जो भी काम करते हैं, जैसे कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मूवी, सॉन्ग, गेम, इंटरनेट, ये सब चीज जो आपको कंप्यूटर में करनी थी, वो सारे के सारे काम आज स्मार्टफोन से हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं। आप स्मार्टफोन में भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, मूवी, सॉन्ग, गेम, इंटरनेट सब चला सकते हो। तो इसका मतलब स्मार्टफोन किसी कंप्यूटर से कम थोड़ी है। तो स्मार्टफोन जब पूछा जाए आपसे कि किसका उदाहरण है, तो आंसर है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है। और इसके अलावा एक नाम हम और लिखेंगे बेटा, दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये कौन सा कैलकुलेटर है भाई? हमने तो आज तक केवल परचूने की दुकान पर एक कैलकुलेटर रखा हुआ देखा है, जिससे प्लस माइनस डिवीजन करके थोड़ा बहुत गणित हिसाब लगा लिया जाता है कि आपका कितना बैलेंस हुआ। देखो बेटा, जो कन्फेक्शनरी की दुकानों पर या फिर परचूने की दुकानों पर जो कैलकुलेटर रखा हुआ मिलता है, वो एक नॉर्मल साधारण कैलकुलेटर होता है जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज, बस इतना ही आप निकाल सकते हो। बट एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है जो कि है ना इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स या जो एमएससी मैथमेटिक्स वगैरह की पढ़ाई करते हैं उनके पास मिलता है। उस कैलकुलेटर के अंदर गणित की इक्वेशन यानी कि समीकरणों को भी हल कर लिया जाता है। मतलब कैलकुलेटर जिसमें मैथमेटिक्स की गणित की इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती हैं, उस तरीके के या उस प्रकार के कैलकुलेटर को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं। और साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण होता है। ये ध्यान रखना है, बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, और ऑप्शन में साइंटिफिक कैलकुलेटर लिखा हुआ था। तो कुछ लोगों ने तो यही समझा कि कैलकुलेटर है तो ये कंप्यूटर कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो देखो एक बात और बता रहा हूं, देखो कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेशन से ही होता है। ये बात दिमाग में रखनी है कि कंप्यूटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता है। तो शुरुआती दौर में जो कंप्यूटर बन रहे थे उनको कंप्यूटर नहीं कहते थे, उनको कैलकुलेटर कहा जाता था। फिर बाद में वो कंप्यूटर शब्द इस्तेमाल में लाया जाने लगा। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो हम कुछ इस तरीके से बताएंगे कि डिजिटल कंप्यूटर को पहले तो साइज के यानी आकार के अनुसार बांटा गया है 4 पार्ट में, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, जिसकी चर्चा मैंने अभी की आपको बताई। और फिर माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं ये सारे जो हम आज के समय पर इस्तेमाल में ला रहे हैं। बताओ बेटा, बात समझ में आ गया नहीं? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन बताता हूं, इस क्वेश्चन को लिखिएगा नहीं, ऐसे देख लो बस। देखो लास्ट ईयर यानी कि 2023 की अगर हम बात करें, 2023 की, तो एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ। ये बात आप सभी लोगों को पता होगी कि एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया तो आपका एसएससी का पेपर क्लियर नहीं होगा, है ना। तो 2023 में एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर था और वहां क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरीके से। उन्होंने ये पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा था, नोटबुक क्या चीज है?
नोटबुक क्या होता है। और जो ऑप्शन दिया था उसमें एक ऑप्शन पर तो लिखा था उन्होंने लैपटॉप और एक ऑप्शन पर लिखा था माइक्रो कंप्यूटर। अब मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहूंगा, जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको समझाई हैं उसके अनुसार आप बताइए जो भी आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। लास्ट ईयर 2023 में एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर था और ये पेपर हुआ था 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में। वहां पर ये क्वेश्चन पूछा था कि नोटबुक क्या चीज होती है, नोटबुक क्या है। और ऑप्शन हमें 2 दे रखे हैं, एक लैपटॉप और एक माइक्रो कंप्यूटर। इन दोनों में से सही आंसर क्या है। देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हों जिनको नोटबुक नाम के कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नोटबुक के बारे में पता ही ना हो कि नोटबुक क्या चीज है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, फिर इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सुनिए जरा ध्यान से। हाँ, अंकुर जी ने भी लिखा है सर माइक्रो कंप्यूटर आंसर होगा। चलिए मैं आंसर बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है, बट मैं आप सभी लोगों को पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, और वो है नोटबुक क्या चीज होती है। सुनना जरा ध्यान से। देखो बेटा, हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सभी लोगों ने लिखा है सर माइक्रो कंप्यूटर आंसर होगा, पर पहले मैं कुछ बातें आपको समझा दूं। सुनिए, देखो 2014 और 15 के आसपास की बात है, 2014 या 15 की मान लीजिए। इससे पहले जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां थी वो नोटबुक और लैपटॉप नाम से 2 अलग अलग कंप्यूटर बना रही थी। ऐसा क्यों? देखो, लैपटॉप का सिंपल सा मतलब होता है एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको आप कहीं पर भी रखकर इस्तेमाल में ले लो। लैप का मतलब ही होता है गोद, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आप अपने गोद में रखकर चला लो, कहीं पर भी बैठ के चला लो, उसको नाम दिया गया लैपटॉप। और मल्टीपर्पज, यानी कि किसी का कोई भी काम हो वो लैपटॉप खरीद सकता है। बट कंप्यूटर निर्माता कंपनियां, यानी कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों ने स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए एक कंप्यूटर बनाया था जिसको नोटबुक नाम दिया गया। अब सीधी सी बात है, एक कंप्यूटर तो मल्टीपर्पज है और एक कंप्यूटर स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाया गया होगा, तो उसमें चीजें कम होंगी ना। तो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड बातों को ध्यान में रखते हुए एक अलग से कंप्यूटर बनाया गया जिसको नोटबुक नाम दिया गया था, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये कम हुआ करते थे। जबकि अगर किसी लैपटॉप की बात करें तो वो मल्टीपर्पज होता था, किसी भी काम के लिए इस्तेमाल में ले लो। बट 2014-15 के बाद जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों को ये लगा कि स्टूडेंट वाला जो सेगमेंट है ना वो अब हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं कंप्यूटर और वो भी स्टूडेंट लिमिटेड होंगे जो खरीदेंगे इस कंप्यूटर को। तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों ने 2014-15 के बाद से जितने भी नोटबुक बनाए हैं उन सभी के अंदर वही सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगा के दिए जो किसी लैपटॉप के अंदर होते हैं। यानी यूं कह सकते हैं मोटी मोटी बात कि 2014-15 के बाद से नोटबुक और लैपटॉप दोनों सेम है। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर किसी कंपनी के द्वारा, जैसे डेल नाम की कंपनी है, एचपी नाम की कंपनी है या सैमसंग नाम की कंपनी है, अगर ये कंप्यूटर बना के दे रही है और ये कह रहे हैं कि इस कंप्यूटर का नाम नोटबुक है, तो वो बिल्कुल लैपटॉप के जैसा ही है, भले ही वो नाम नोटबुक आज के समय इस्तेमाल में ला रहे होंगे। समझ में आ गया? तो आज की डेट में हम लैपटॉप और नोटबुक दोनों को सेम कहेंगे, पर 2014-15 से पहले ये दोनों अलग अलग थे। तो एसएससी सीजीएल में जब लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने जो आंसर की थी, उन्होंने क्या आंसर दिया? ऑप्शन ए यानी कि लैपटॉप। उन्होंने आंसर की में बोला कि लैपटॉप इज द राइट आंसर। तो क्या बात पता चल रही है इससे? इससे ये बात पता चल रही है कि एसएससी वाले ये मान के चल रहे हैं कि लैपटॉप और नोटबुक दोनों एक ही चीज होती हैं, इसलिए आज की डेट में दोनों एक ही चीज है, इसलिए लैपटॉप को ही नोटबुक या नोटबुक को ही लैपटॉप कहा जाता है। उन्होंने ये आंसर टिक कर दिया। अब आ जाओ कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पर। देखो बेटा, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि माइक्रो कंप्यूटर के जब एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल के बारे में पूछा गया, तो ये सारे एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर के हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है ना कि अगर नोटबुक के बारे में कोई आपसे पूछ रहा है कि नोटबुक क्या है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर भी तो होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी भी ठीक होना चाहिए। और एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो नहीं सकते। यानी कि जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा कंप्यूटर का, उन्होंने आधे बच्चों ने तो माइक्रो कंप्यूटर टिक कर दिया होगा, या ज्यादातर बच्चों ने माइक्रो कंप्यूटर ही टिक कर दिया होगा। बट कुछ बच्चों को यह भी पता होगा कि लैपटॉप और नोटबुक आज की डेट में दोनों सेम है, इसलिए उन्होंने किसी ने लैपटॉप को टिक कर दिया होगा। अब किसका सही मान है? तो एक बात मैं आपको बता दूं, देखो एग्जामिनेशन बोर्ड कोई भगवान नहीं होता। चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन बोर्ड हो, चाहे आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन बोर्ड, गलतियां सब करते हैं। कुछ हो सकते हैं एग्जाम जिनमें कोई मिस्टेक ना हो, बट एग्जाम में गड़बड़ियां सब में हो जाती हैं। या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ी आ जाएगी, या ऑप्शन में गड़बड़ी आ जाएगी, या आंसर की में गड़बड़ी आ जाएगी। ऐसा हमें अक्सर देखने को मिलता है, और ऐसा ही हुआ एसएससी के साथ भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ। आंसर की जारी करने के बाद जब लोगों ने ऑब्जेक्शन डालना शुरू करा, तो एसएससी ने बोला हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं कि नोटबुक एक माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन को जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा हम उसको नंबर दे देंगे। समझ में आ रहे हैं? तो देखो, मेरे को तो यही लगता है कि जो भी लोग एग्जामिनेशन बोर्ड में क्वेश्चन को लिखने बैठते हैं, ये गलती कैसे कर देते हैं मेरे को नहीं समझ में आता। यार, आप एक स्टेट लेवल का एग्जाम कराने जा रहे हो या पूरे इंडिया लेवल का एग्जाम कराने जा रहे हो, और आपसे ढंग से क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा, आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, ऑप्शन में गलती कर रहे हो, आंसर की में गलती कर रहे हो, ऐसा कैसे कर देते हो? तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है एग्जामिनेशन बोर्ड का वो 100% सही नहीं है, वो गलतियां जरूर कर देता है। ठीक है जी? तो इस क्वेश्चन को जिसने भी सही मतलब अटेम्प्ट किया होगा, चाहे आंसर लैपटॉप दिया हो चाहे माइक्रो कंप्यूटर दिया हो, उसको नंबर मिल गए होंगे, 1 नंबर मिल गया होगा। मतलब बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल में नोटबुक और लैपटॉप दोनों आते हैं। बट 2014-15 से पहले नोटबुक लैपटॉप दोनों अलग थे, और आज की डेट में लैपटॉप नोटबुक दोनों सेम ही चीज होती हैं। बताइए, समझ में आ गई बात या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, ये सब नोट कर लिया आपने। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर कंप्यूटर के केस में ना हमने एक नाम और भी सुना है, और वो है पीसी। ये पीसी क्या चीज होती है और पीसी के उदाहरण क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में? बिल्कुल बेसिक लेवल से ही चल रहा हूं, ताकि जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता उसे भी पता चले, और जिसने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उसको भी चीजें समझ में आएंगी आराम से। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहे हैं।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कंप्यूटर के केस में पीसी शब्द जरूर सुना होगा, तो पीसी का उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, कोई बता सकता है? पीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा पर्सनल कंप्यूटर। हिंदी में भी अगर लिखा जाए तो इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से ही लिखेंगे। बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि बताओ पीसी का उदाहरण क्या है, पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। देखो, बात है 1962 की, यानी कि 1962 की। 1962 से पहले है ना, पीसी शब्द कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कोई बोलता ही नहीं था। बट अमेरिका में छपने वाली एक मैगजीन में 1962 में एक आर्टिकल छापा गया था जिसमें लिखा गया पीसी शब्द सबसे पहली बार। यानी किसी ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें यह लिखा था कि अब वो समय आ चुका है, या आने वाले समय में वो समय आएगा फ्यूचर में, जब सबके पास अपने खुद के पीसी हुआ करेंगे, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1960s का जो टाइम चल रहा था, 1960 का दशक चल रहा था, उससे पहले सबके पास अपने कंप्यूटर नहीं होते थे, इसलिए कोई पीसी शब्द का इस्तेमाल करता ही नहीं था, है ना। बट 1962 में सबसे पहली बार ये शब्द इस्तेमाल में लाया गया और कहा गया कि भविष्य में सबके पास अपने खुद के कंप्यूटर हुआ करेंगे। बट इस पीसी का उदाहरण क्या है? देखो, अगर पीसी के एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे घर में या किसी कंप्यूटर लैब में टेबल पे जो फिक्स रखा हुआ कंप्यूटर आपको दिखाई देता है, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये आपका पीसी है, यानी कि ये आपका खुद का पर्सनल कंप्यूटर कहा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लैपटॉप को लिख दूं तो लैपटॉप भी है ना एक पीसी का ही एग्जांपल होता है। आप बोलेंगे सर हमने लैपटॉप को तो पीसी कभी नहीं सुना, हम तो पीसी उसी को बोलते हुए आ रहे हैं जो टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर होता है। तो बेटा मैं फिर से बता दूं कि पीसी का मतलब किसी टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर नहीं है। पीसी का मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर, और आपका पर्सनल कंप्यूटर आपका खुद का लैपटॉप भी हो सकता है नहीं? तो ये लोगों के दिमाग में ना एक भ्रांति होती है, एक भ्रम होता है कि टेबल पे जो फिक्स कंप्यूटर रखा रहता है ना, जिसको हिला डुलाते नहीं है, वही पीसी है। वो पीसी नहीं है, आपका लैपटॉप भी पीसी होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नोटबुक नाम का कंप्यूटर है तो वो भी बेटा आपका पर्सनल कंप्यूटर है, और अगर आपके पास कोई टैबलेट या टैब है तो वो भी आपका पीसी कहलाएगा। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, टैबलेट को भी पीसी कहते हैं? हाँ, टैबलेट को भी पीसी यानी आपका पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर यहां से 4 एग्जांपल उठाकर आपने यहां लिख दिए, ये जो लास्ट के 2 एग्जांपल है यानी कि स्मार्टफोन और साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्या ये दोनों पीसी नहीं होते? ना बाबा ना, इनको पीसी नहीं कहते, क्योंकि स्मार्टफोन पहले फोन है ना कि कंप्यूटर। आप जब मार्केट में स्मार्टफोन खरीदने गए थे तब आपने दुकान वाले को यह कहा था कि भैया कंप्यूटर दे दो, या फिर यह कहा था कि फोन दे दो? आपने उसे बोला था कि भैया मुझे फोन दे दो, फोन दिखाओ, कंप्यूटर नहीं कह रहे थे आप। वो तो एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आपका स्मार्टफोन कंप्यूटर वाले सारे काम कर लेता है, बट आपने मांगा फोन था, कंप्यूटर नहीं मांगा था। इसलिए स्मार्टफोन हमारा माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल तो है, बट स्मार्टफोन हमारा पीसी नहीं कहा जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर नहीं बोलेंगे उसको। ऐसे ही सेम होता है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल है ना हमें मैथमेटिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करना होता है, यानी एक लिमिटेड सेगमेंट में। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा है ना हम अपना कोई मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, या फिर इंटरनेट चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर का काम है ना वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं कर सकता, इसलिए हम पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी नहीं रखेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली अब तक हमें यह समझ में आ गया कि अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, और पर्सनल कंप्यूटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ में आ गया है। समझ में आ गई बेटा बात? चलिए अब आगे लिखते हैं, आगे समझते हैं। देखो जी, अब मैं आपके सामने ना एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, और उस डायग्राम से ही हम अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाले इस चैप्टर को शुरू करेंगे। देखो बेटा, अगर आपके सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है और वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कंप्यूटर का नाम क्या होगा? जितने भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो सारे आंसर बताइए। आपके सामने एक ऐसा कंप्यूटर रखा हुआ है और इस कंप्यूटर का जो भी पॉसिबल आंसर हो सकता है वो बताइए, क्या नाम हो सकता है इसका? मैं हेल्प करता हूं आपकी। क्या हम इस कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से बोल सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जा सकता है। ये जो कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है, क्या इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सकता है? हाँ, ये आपका खुद का अपना कंप्यूटर है तो इसे पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं। क्या ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? तो आंसर है जी हाँ, इसे आप माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी बोल सकते हैं। तो अब समझ में आया, एक ही चीज के कई सारे आंसर हो सकते हैं। ये बात दिमाग में बिठा के रखना कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही बात को पूछने के 10 तरीके होते हैं, आंसर सेम ही रहेगा, तरीके 10 होंगे। जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो कंप्यूटर आपके सामने रखा है इसी को 3 नामों से जाना जाता है। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं, जिसको भी आंसर बताओ, बताइएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, जैसे कि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है जो मैं अभी लिख रहा हूं, डेस्कटॉप क्या चीज होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप? इसका सही आंसर क्या होगा? किसी को भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो आप बता सकते हैं, डेस्कटॉप का मतलब क्या है? जो भी आपको आइडिया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप का मतलब क्या है। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, बताना क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है। एक ऑप्शन पर लिखा हुआ फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, फर्स्ट विजिबल स्क्रीन यानी हिंदी में कहा जाएगा पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन, दिखाई देने वाली स्क्रीन। पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन का मतलब है कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन आपको जो दिखाई देती है, क्या उसी को डेस्कटॉप के नाम से बोला जाता है? तो आंसर है जी हाँ, यही इसका सही आंसर है। और अब मैं आपको डेस्कटॉप एक बार दिखा भी देता हूं। देखो बेटा, एक्चुअली ये है ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि डेस्कटॉप होता क्या है, तो एक ऑप्शन पर लिखा हुआ था फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर ऑन करने पर जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसी को डेस्कटॉप के नाम से बोला जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं,
जब मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करता हूं ना, तो मेरे कंप्यूटर में सबसे पहले ये वाली स्क्रीन दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन है। विंडोज नाम सुना होगा शायद आपने, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडोज का जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 11, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर में डला हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो मैं जब कंप्यूटर को ऑन करता हूं ना, तो ये वाली स्क्रीन मेरे को दिखाई देती है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि इसे बोलते क्या है, तो इसका नाम है डेस्कटॉप। और जब मैं अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दूंगा, तो क्या ये स्क्रीन दिखाई देगी? नहीं, बंद हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं कंप्यूटर शट डाउन करूंगा यानी बंद करूंगा, तो मेरे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन से डेस्कटॉप गायब हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अब देखो, बहुत सारे लोगों को है ना ये कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे लोग दिमाग में ये बिठा के रखते हैं कि डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर से होता है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप अकेला शब्द इस कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ये उसी तरीके से है जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं ये क्या चीज है, तो आप बोलेंगे सर ये किसी टीवी का रिमोट होगा जो आप हमें दिखा रहे हैं। तो क्या मैं इसे टीवी का रिमोट कह सकता हूं? तो आंसर है नहीं, मैं इसे टीवी का रिमोट नहीं कह सकता। क्योंकि देखो, ये नोट मत करना, ऐसे देख लो। क्योंकि रिमोट शब्द जो आप बोल रहे हैं ना, इसके लिए जो अभी डिवाइस मैंने दिखाई आपको, इस रिमोट का पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरी। यानी अगर ये डिवाइस मैं फिर से आपको दिखाऊं, ये क्या है, तो आप अगर इसे रिमोट बोल रहे हैं तो रिमोट की हिंदी भी तो बोल सकते हैं। यानी कि रिमोट का अगर सिनोनिम डिस्टेंस है और डिस्टेंस की हिंदी दूरी है, तो इसका मतलब रिमोट शब्द की हिंदी भी तो दूरी हो गई है या नहीं? तो बेसिकली हमारे सामने जो डिवाइस है, इसे रिमोट की जगह रिमोट कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। या ज्यादा से ज्यादा कम करके बोलना चाहते हैं तो रिमोट कंट्रोल कह दीजिए। समझ में आ रहा है? आप रिमोट कंट्रोल कहिए, चल जाएगा। आप रिमोट कंट्रोल बोल दीजिए, चल जाएगा। अगर रिमोट कंट्रोल डिवाइस कहना है आपको, ये भी चल जाएगा। बट केवल रिमोट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट आप जब रिमोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सब समझ कैसे जाते हैं कि आप टीवी के रिमोट कंट्रोल की ही बात कर रहे हैं? तो आंसर है हमारे आसपास के वातावरण में इन शब्दों का इस्तेमाल होने की वजह से। ये उसी तरीके से है, जब किसी का चेहरा आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, चेहरा गंदा लग रहा हो, तो आप उस व्यक्ति से बोल देते हैं ना, जा अपना थोबड़ा धो के आ, जा अपना थोबड़ा देख के आ, जा अपना थोबड़ा साफ करके आ। तो ये थोबड़ा जो शब्द आप बोल देते हो, ये क्या हिंदी का कोई शब्द है? हिंदी पूरी भाषा में थोबड़ा शब्द ही नहीं है। क्या ये थोबड़ा नाम का शब्द अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है? नहीं, अंग्रेजी में भी नहीं है। क्या उर्दू भाषा में थोबड़ा शब्द का इस्तेमाल होता है? होता ही नहीं है। तो ये थोबड़ा शब्द आया कहां से? ऐसे ही बना दिया किसी ने। और जब इस शब्द को बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो लोग इससे समझने लग गए कि जब थोबड़ा शब्द बोला जाएगा तो शायद चेहरे की ही बात कर रहे हो आप। तो आज के समय हम किसी से मजाक में अगर ऐसे बोल रहे हैं, चल तेरा थोबड़ा साफ गंदा लग रहा है, धो के आ, उसको साफ करके आ, तो वो समझ जाता है कि आप उसके चेहरे की बात करो, चेहरा साफ करके आ, जबकि थोबड़ा कहीं शब्द नहीं होता। यानी कि आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, यानी आप एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो है ही नहीं। तो वैसे ही आप समझ लो कि जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं यानी कि रिमोट कंट्रोल, इसके लिए अगर आप केवल रिमोट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं करना आपको। बट सामने वाले लोग, आसपास के लोग अगर समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चल रही है कहानी, है ना? तो इसी तरीके से जैसे रिमोट शब्द अकेला रिमोट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, उसी तरीके से डेस्कटॉप शब्द किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए अलग से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। आपको पूरा बोलना पड़ेगा, दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। देखो, कंप्यूटर में है ना, मैं आपको बता दूं कि पूछा बेसिक ही जाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे ना, आपका कोई आने वाले समय में एग्जाम है, 10 20 30 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं, तो वहां पर बीटेक लेवल का कोई कंप्यूटर का कोर्स पूछा जाएगा, सिलेबस पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। पूछा यही फंडामेंटल जाता है। बट अगर फंडामेंटल भी किसी को अगर क्लियर नहीं है, तो उसी को वो चीज टफ लगने लगती है, और आप पेपर देके आके क्या बोलोगे, यार कंप्यूटर में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे थे, हमसे तो हुए नहीं। समझ में आ रहा है? ये उसी तरीके से हो गया जैसे अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जिसको इंग्लिश का एबीसीडी भी नहीं आता हो, और आप उसे एबीसीडी पे ही टेस्ट ले लो, तो क्या कहेगा, भाई अंग्रेजी भाषा हमें नहीं समझ में आती, ये एबीसीडी क्या चीज है। जबकि किसी अंग्रेजी सीखे हुए बच्चे से या किसी व्यक्ति से आप एबीसीडी पूछोगे तो क्या बोलेगा, अबे क्या एबीसीडी पूछ रहे हो यार, तुम कुछ ढंग की चीज पूछो। तो बस यही अंतर है। ठीक है, तो आपको अगर फंडामेंटल बेसिक भी क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और आंसर भी दोगे, और वो बेसिक कंप्यूटर ही होता है जो आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़िए। देखो, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने अभी बनाया है, इसको या तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कह दो, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर भी है, और ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल भी होता है। अब देखो, इस डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको तो बोलते हैं बेटा मॉनिटर। आप चाहें तो इसको डिस्प्ले के नाम से भी बोल सकते हैं, और कंप्यूटर की भाषा में एक नाम और भी होता है इसका, दैट इज वीडीयू, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से बोला जाता है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में रखे हुए मॉनिटर या डिस्प्ले को वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी बोल देते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कीबोर्ड कहा जाता है, और कीबोर्ड का अपना हिंदी नाम भी होता है, दैट इज कुंजी पटल, ये भी बोल देते हैं, जिससे आप टाइपिंग करते हैं। ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रही है, इसको माउस कहते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसे माउस के नाम से ही बोला जाता है। बट ये जो साइड में डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। ये जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, इस डब्बे को या बॉक्स को क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तब तक मैं कुछ बच्चों को ये बता दूं जो कमेंट में लिख रहे हैं इस टॉपिक से हटकर कमेंट्स। देखो बेटा, आप है ना इस टॉपिक से हटके जो कमेंट क्लास के बीच में कर रहे हैं ना, उन सभी कमेंट्स को रखिए क्लास के लास्ट के 15 मिनट के लिए। ठीक है, और शायद आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास देखी नहीं होगी, वरना मैंने वहां पर क्लियर बता दिया था कि हमारी 1.5 घंटे की क्लास है, जिसमें शुरुआत के 15 मिनट, शुरुआत के 1.25 घंटा हम रखेंगे अपनी थ्योरेटिकल क्लास के लिए, और लास्ट के 15 मिनट जो डाउट पूछना चाहें आप डाउट पूछिए।
बट शुरुआत के सवा घंटे की जो क्लास है ना, उसमें जो टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आता है आपको तो पूछ सकते हैं, बट टॉपिक से हटके अगर डाउट पूछना है तो लास्ट के 15 मिनट में रखेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समय और बचा हुआ है, सवा घंटे की क्लास होने वाली है, फिर इसके बाद जो डाउट पूछना चाहे पूछते रहना। आ जाओ बेटा यहाँ पर वापस। तो जैसे कि है ना, मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, कुछ लोगों को छोड़कर। देखो बेटा, ये जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, इसका सही नाम होता है सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट नहीं कहना चाहते तो आप इसको कैबिनेट के नाम से भी बोल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसे कैबिनेट के नाम से बोला जाता है। अब सुनिए जरा, एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से टावर किसे कहा जाता है, टावर किसे बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टावर कहा जाता है। तो ये टावर शब्द किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और ऑप्शन में लिखा हुआ था दैट इज कैबिनेट। क्या ये सही आंसर था? जी हाँ, ये सही आंसर था। अब बात ये आती है कि सर ये टावर क्या चीज है, और टावर को ही कैबिनेट कहते हैं, और ये सिस्टम यूनिट और कैबिनेट दोनों सेम चीज है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा। और एक बात और कि ये जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा है, इसे तो हम आज तक सीपीयू कहते हुए आ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, हमारी सरकारी नौकरी लगने वाली है, और हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जानी चाहिए कि जिस डिवाइस को, जिन चीजों को जिन नामों से जाना जाता है वही नाम उनके लिए इस्तेमाल करें। यानी कि अगर ये साइड में खड़ा हुआ डब्बा सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के नाम से जाना जाता है तो यही बोलिए, अब इसे सीपीयू मत बोलिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो फिर सर हमें सीपीयू बताया क्यों गया, या फिर हमने कुछ छोटे छोटे किताबों में, छोटे बच्चों की किताबों में इसी डब्बे के ऊपर सीपीयू लिखा हुआ क्यों देखा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कंप्यूटर की बात होती है तो सीपीयू का नाम जरूर आएगा। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर में एक आईसी चिप होती है, इतनी बड़ी, जितना बड़ा मैं हाथ से साइज बता रहा हूं ना, बना के दिखा रहा हूं, इतनी बड़ी आईसी चिप होती है, बस बिल्कुल चौकोर इसी कंप्यूटर के अंदर। तो इतनी बड़ी एक आईसी चिप जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, उसी को सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से बोला जाता है। और वो चिप कहां लगी हुई है? इस डब्बे के अंदर लगी हुई है। तो जो छोटे छोटे बच्चों की किताबें होती हैं कंप्यूटर की, उनमें सीपीयू को बहुत ज्यादा डीप में न बताते हुए बस इसी डब्बे के ऊपर लिख देते हैं कि यही सीपीयू है, क्योंकि वो चीज के अंदर लगी हुई है। इसलिए आपने ना कभी कभी कहीं कहीं ऐसा इस डब्बे के ऊपर भी सीपीयू लिखा हुआ देखा होगा। समझ में आ गई बात? तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा है उसे सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के नाम से बोला जाता है, सीपीयू नहीं बोलते। अब यहां आ जाओ, एग्जाम में ये पूछा गया कि टावर किसे कहते हैं, तो सही आंसर था कैबिनेट। तो कैबिनेट को टावर क्यों कहते हैं भाई? या तो कैबिनेट बोल दो या सिस्टम यूनिट बोल दो, एक ही बात है। बट टावर कहां से आ गया? तो देखो, हमारे भारत में यानी इंडिया में जिसको इस डब्बे के बारे में नहीं पता, वो आज भी इसे सीपीयू बोल रहा है। कैबिनेट और सिस्टम यूनिट तो छोड़िए, वो इसे आज भी सीपीयू बोल रहा है। बट अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर कैबिनेट या सिस्टम यूनिट नाम को इस्तेमाल करने की जगह वो लोग इस बॉक्स को टावर के नाम से बोलते हैं। वहां एक चलन है, इसे टावर कह दिया जाता है। ये उसी तरीके से है जैसे कोई मोबाइल फोन टावर है आपके पास। जैसे मान लो ये कोई जियो कंपनी का मोबाइल फोन टावर है ना। अब एक फोन है जिसके अंदर जियो की सिम है, तो वो सिम की वजह से या जियो की सिम की वजह से जियो के टावर से कनेक्टेड होगा फोन। ऐसे मान लो कोई दूसरा फोन है जिसके अंदर जियो की सिम लगी हुई है, तो वो भी इसी टावर से कनेक्ट हो जाएगा फोन। इसके अंदर जियो की सिम है तो टावर से कनेक्ट हो जाएगा, और इस फोन के अंदर भी अगर जियो की सिम है तो ये फोन भी इसी टावर से कनेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से मोबाइल फोन टावर होते हैं ना, वो फोन को या सिम को सर्विस दे रहे होते हैं। यानी अगर मैं जियो की सिम डाल के अपने फोन में किसी से कॉल पर बात कर रहा हूं तो इसी टावर की वजह से ही वो सिग्नल आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। तो देखो, एक टावर जैसे कि मोबाइल फोन टावर है, वो एक सेंट्रलाइज या केंद्रीयकृत डिवाइस होती है, नहीं? बिल्कुल होती है। यानी कि सेंटर में खड़ी हुई एक डिवाइस और इसके आसपास की जितनी भी डिवाइस है वो सब इसी से कनेक्टेड है। यानी कि अगर इस टावर के पास में 4 फोन है तो चारों के चारों फोन इसी से कनेक्ट है, नहीं? और ये खड़ा हुआ भी है, तो इसे क्या बोलते हैं? टावर। ऐसे यहां देखो, ये भी खड़ा हुआ डिवाइस है और इसके आसपास जितनी भी डिवाइसेस होंगी सब इसी से कनेक्ट की जाएंगी। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तो इसी से कनेक्टेड है ही, बट अगर आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहोगे तो वो भी इसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेमोरी कार्ड को कनेक्ट करना चाहो या फिर पेन ड्राइव वगैरह को कनेक्ट करना चाहो तो आपको इसी से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पूरे कंप्यूटर में यही डब्बा सबसे खास चीज होती है। आप इसी से ही सबको कनेक्ट करते हो, यस और नो? तो सेंट्रल डिवाइस के तौर पर यह भी यहां पर काम कर रहा है, खड़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका में एक चलन है कि इस बॉक्स को टावर के नाम से भी बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, 2 मिनट का समय और लूंगा मैं, इसके बाद फिर जो भी आपके डाउट थे वो सब डाउट क्लियर करूंगा। एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना में हमें इसी डब्बे के बारे में पढ़ना शुरू करना होता है। यानी इस डब्बे को क्या बोलते हैं? या तो आप बोलिए इसे सिस्टम यूनिट या फिर इसको कैबिनेट के नाम से बोल दीजिए, ठीक है बेटा? और जब इस डब्बे को यानी कि कैबिनेट को खोल के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको मुख्यतः 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज है मदरबोर्ड, जिसको हिंदी में भी मदरबोर्ड कहा जाता है। और ये मदरबोर्ड बेसिकली एक ग्रीन यानी हरे रंग की बड़ी सी प्लेट होती है। अगर आप कभी इस डब्बे को खोल के देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई देगी, और उसी ग्रीन कलर की प्लेट को मदरबोर्ड कहते हैं। और उसी मदरबोर्ड के ऊपर आपको लगी हुई एक चिप दिखाई देगी जिसे सीपीयू कहते हैं। समझ में आ गया? इस मदरबोर्ड को ना एक और नाम से भी बोला जा सकता है, दैट इज पीसीबी, यानी कि हम इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी बोल देते हैं। कई बार पीसीबी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में लगे हुए मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी बोला जाता है। इसके बाद इसी बॉक्स के अंदर है ना हमें एक और डिवाइस देखने को मिलती है जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से बोलते हैं। हार्ड डिस्क क्या चीज है? हार्ड डिस्क बेसिकली वो डिवाइस होती है जिसमें हमारा डेटा परमानेंट तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। जब हम ये बोलते हैं ना कि हमने अपने कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल, मूवी, गाने, सॉन्ग ये सब डाल रखे हैं, तो कंप्यूटर में कहां डाल रखे हैं? तो आंसर है हार्ड डिस्क में।
एक हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस होती है जो इस बॉक्स के अंदर लगी होगी, उसी में ही हमारा सारा डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। यानी अगर हम कंप्यूटर में कोई फाइल डाल रहे हैं तो भी हार्ड डिस्क में जा रही है, और अगर हम जब कहते हैं ना कंप्यूटर ने शट डाउन कर दिया, तो शट डाउन होने के बाद भी कंप्यूटर में सारा डेटा जो स्टोर है वो भी हार्ड डिस्क में होता है। ठीक है, और इसी बॉक्स के अंदर हमें एक और डिवाइस देखने को मिलेगी, वो है SMP के नाम से, जिसको स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के नाम से बोला जाता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये क्या होता है? देखो, आपके पास मोबाइल फोन का चार्जर है, होगा ही, मोबाइल फोन चार्ज किससे करोगे वरना? तो मोबाइल फोन के चार्जर में जो चार्जर या एडेप्टर जिसको आप बिजली के बोर्ड में लगाते हो, उस पर अगर आप गौर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ये 220 से 240 वोल्टेज का AC करंट को लेगा। AC क्या होता है? AC का मतलब एयर कंडीशनर नहीं, जो हमारे घर में कमरे को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हम बात करें AC एक करंट का नाम होता है जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारे घर की दीवारों में जो बिजली के तार डले हुए हैं उनमें ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC पावर सप्लाई फ्लो हो रही होती है। जबकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइस होती हैं, यानी कि कंप्यूटर पर आधारित IC चिप पर आधारित डिवाइसेज, उनके लिए जिस करंट की हमें आवश्यकता पड़ती है उसे DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट, वो भी लो वोल्टेज का। तो आप गौर से पढ़ के देखना, उस मोबाइल फोन के चार्जर पर लिखा होगा कि ये इनपुट में तो 220 से 240 वोल्टेज का करंट ले रहा है, वो भी AC, और जब ये निकालेगा, जो तार के थ्रू मोबाइल फोन को भेजता है, वो 10 से 20 वोल्टेज का डायरेक्ट करंट होगा। अब आप बोलेंगे सर AC और DC में अंतर क्या है? देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, इस तरीके से चलता है। अगर आपने फिजिक्स यानी भौतिकी पढ़ी है तो उसमें पढ़ाया गया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसे बदलाव होते हैं, इस तरीके से चलता है। जबकि जो DC करंट होता है वो एक कांस्टेंट वे में चलता है, ऐसे करके। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी कंप्यूटर पर आधारित डिवाइसेस होती हैं, इनमें एक सीधा करंट की आवश्यकता होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट की। समझ में आ गई बात? एक जीके का एक नॉलेज वाला क्वेश्चन बताऊं आपको, एक बात बताऊं, अगर एक हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट से अगर आपका हाथ टच हो गया तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने नोटिस किया है कि हमारे घर में जब बिजली का तार कोई छूटा हुआ रहता है और उससे हमारा गलती से हाथ टच हो जाए तो ऐसे झटका लग जाता है, ओ भाई करंट लग गया, बच जाते हो आप। वो आपकी किस्मत खराब है कि आप छूट ही नहीं पाए, तो चिपके रह जाओगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका हाथ टच हुआ, झटका लग गया, छूट गया, तो इसका मतलब ये होता है कि करंट अपनी लोअर स्टेट में था और तभी आपका हाथ टच हुआ होगा, इसलिए छूट गया। अगर वो करंट हायर स्टेट में था तो जब तक वो लोअर स्टेट में नहीं आएगा और आप नहीं छूट पाए तो आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर भी सकते हो, मर जाओगे आप। बट अगर यही बात कही जाए एक हाई वोल्टेज के डायरेक्ट करंट के लिए, जिसमें ये स्टेट ही नहीं होती है, वो तो सीधे चलता है करंट, इसमें तो आपका हाथ कहीं भी टच हो जाए चिपके रह जाओगे, आप अपनी मर्जी से छूट नहीं पाओगे। जब तक आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स से छुटाए ना, तब तक नहीं छूट सकते। तो एक नॉलेज वाली बात आप दिमाग में रख सकते हैं कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में अगर आप टच हुए तो मर नहीं हो, बट हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट से अगर आप टच होते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है, तो आप बच भी सकते हैं। तो इसीलिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, कंप्यूटर पर आधारित डिवाइसेज हैं, इन सभी के लिए एक बहुत लो वोल्टेज का डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है, जिससे अगर आपका हाथ भी टच हो जाए तो आपको कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वैसे भी अगर आपको पता हो या ना हो, मैं बता दूं कि 6 वोल्टेज से ज्यादा का करंट होना चाहिए, तब जाके हमें फील होना शुरू होता है। उससे नीचे का करंट होता है तो फील भी नहीं होता हमको। ठीक है, चलो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट में छेड़खानी करना शुरू कर दो, तारों को छूना शुरू कर दो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो SMPS नाम की जो डिवाइस हमारे कंप्यूटर में यानी इस डब्बे के अंदर जो लगी होती है, वो बेसिकली इसी काम के लिए लगाई जाती है। मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ डायग्राम, कि अगर ये हमारे सिस्टम यूनिट में या कैबिनेट में लगाई गई है SMPS नाम की डिवाइस, तो ये क्या काम करती है? AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को DC करंट में चेंज कर देती है। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिंग करंट को DC करंट में, DC का मतलब यहाँ पर बेटा डायरेक्ट करंट, और AC का मतलब होता है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका होना जरूरी है। और जैसी DC पावर सप्लाई आ जाती है, या फिर ऐसे बना लो, DC करंट चेंज हो जाएगा तो इसी करंट को फिर भेज देते हैं हमारे कंप्यूटर में यानी कि PC में। ठीक है जी, तब हमारा कंप्यूटर चल जाता है। ठीक है, तो आई होप सो है ना, आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। आज के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में बताए वो आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से ही लेके चलने की कोशिश की है। ठीक है, बट ये बात ध्यान में रखिए कि आपको लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आज पहली क्लास है, ये बातें बतानी जरूरी हैं, आगे हमारी बहुत क्लासेस होंगी, है ना। कंप्यूटर को लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर आप कंप्यूटर को रट्टाफिकेशन से पढ़ोगे तो आप 50% से ज्यादा आंसर नहीं दे पाओगे। ज्यादातर बच्चे रट्टाफिकेशन वाले मेथड पर आ जाते हैं, यानी वो किसी किताब को ले लेते हैं या किसी टीचर की PDF को ले लेते हैं जिससे रट्टा मार रहे होते हैं। जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर का एक इस्तेमाल कैलकुलेशन करने के लिए, ऐसे बैठ के जो रट्टा मार रहे होते हैं ना, फिर उनके 50% से ज्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं सभी को रिकमेंडेशन देता हूं, सभी को बोलता हूं ये बात कि आप कंप्यूटर को लॉजिकल सेंस में पढ़ें, तर्क रूप से पढ़ें, ताकि चीजें दिमाग में बैठती जाए। ठीक है भाई, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, बहुत सिंपल तरीके से समझाया। आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा। तो अब मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट एक बार लिख के बताइए कि आज की क्लास आपको समझ में आई या नहीं। और वो बच्चे जो क्लास के बीच में डाउट पूछ रहे थे इस टॉपिक से हटकर, वो अब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं कि अगर किसी ने मेरे साथ साथ प्रॉपर तरीके से ये नोट किया है, जैसे जैसे मैं नोट कराता जा रहा था, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नोट नहीं कर रहा था और कोई नोट नहीं करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इन सभी का कंप्लीट क्लास पीडीएफ बोर्ड का कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दी ही थी। ठीक है जी,
एक बच्चे का कमेंट आया है, सर मेरा एग्जाम एमपी सीपीसीटी का 7 सितंबर को है। ठीक है, अब आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आज की क्लास खत्म। ठीक है, जल्दी जल्दी पूछेगा। बच्चे ने लिखा सर मेरा एग्जाम एमपी सीपीसीटी का 7 सितंबर को है, यानी कि अभी क्या चल रहा है, अगस्त, अगला ही महीना सितंबर है। तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा वही 20-22 दिन का टाइम होगा, है ना। आपने कल जो सिलेबस बताया था वही सिलेबस है। मैं एक शासकीय जॉब में हूँ और मेरे पास लास्ट मौका है ऑफिस में सर्टिफिकेट देने का, सर मैं कैसे तैयारी करूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। देखिए, पहली बात तो राहुल शर्मा जी, आपने थोड़ी सी देर की है ना। देर का मतलब समझ रहे हैं, ये वैसे ही समझ लो जैसे हम किसी किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बट हम उसकी तैयारी बहुत लेट शुरू करते हैं तैयारी करना, तो फिर 50-50% चांस है, या तो क्लियर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मैं पता है हमेशा सभी लोगों को बोलता हूँ, सभी लोगों को, कि अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो उसकी तैयारी कम से कम 6 महीने पहले कर दो शुरू। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो साल भर पहले से शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको ये आइडिया तो होना ही चाहिए कि हमें जाना कहां पर है, हमें कौन सा एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप अपने एम को ही नहीं जानते हो अभी तक, तो आप तैयारी कर कैसे रहो, मेरे को यही नहीं समझ में आता। कोई बच्चा ये नहीं जान पा रहा है अभी कि मेरे को इस एग्जाम को क्लियर करना है, इस तरीके के एग्जाम को क्लियर करना है, तो फिर आप चल कहां रहे हो, आपका एम ही डिसाइड नहीं है। तो पहले तो आप एम बनाओ कि मुझे करना क्या है। अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। तो मैं सभी को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले तो एम बना लो कि हमें करना क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं, और उसके हिसाब से कम हर एग्जाम की तैयारी कम से कम 6 महीने पहले कर देनी चाहिए। और अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है तो 1 साल से करना शुरू कर दो, इतना समय बहुत होता है। ठीक है जी। तो जैसे कि राहुल शर्मा जी ने आपने लिखा है कि 7 सितंबर को पेपर है, तो आप देखो 50-50% चांस मैं बोल रहा हूँ। जितना आपको बैच में कंटेंट दिया गया है या जितनी बातें मैंने क्लास के शुरुआत में बताई हैं, उतनी सभी बातों को आप ध्यान से सुन जाइए, पढ़ जाइए, देख जाइए, फिर वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। मैं भी दुआ करूंगा कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। बट वो कहावत है ना कि बातों से कहानी पूरी थोड़ी होती है, बातों से एग्जाम नहीं निकलता है ना। तो बात बनाने से मेरे ना तो आपका एग्जाम निकलेगा, और ना ही अगर आप बात बनाएं आपका एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलता है, एग्जाम क्लियर होता है पढ़ाई करने से। तो थोड़ा सा ना, मतलब लेट आपने शुरू किया। अगर यही है ना, आप 2-4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते तो डेफिनेटली एक ही बार में पेपर निकल जाता है, एक बार में ही। चलिए और पूछे। एक बच्चे ने लिखा है सर पीसी क्या होता है। देखो, पीसी मैंने अभी बताया तो था, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, आपका खुद का कंप्यूटर। मैंने आपको बोला भी था कि 1962 में 1962 में अमेरिका में एक मैगजीन में छपा था सबसे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स नाम की एक मैगजीन है, उसमें छपा था पीसी शब्द, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। तब किसी ने ये बोला था या लिखा था उस समय कि आने वाला समय वो होगा जब सब लोगों के पास अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर हुआ करेंगे, अपने पीसी हुआ करेंगे। तो अगर आपके सामने ये कंप्यूटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसे पीसी बोल सकते हो, बट केवल इसी के लिए पीसी शब्द इस्तेमाल करो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीसी आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, खुद का कंप्यूटर, जो कि लैपटॉप भी हो सकता है, नोटबुक भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट नहीं है, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और आई थिंक कल की क्लास हमारी ऑफ रहेगी क्योंकि 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को आपको पता ही है क्या होता है, तो इसलिए शायद छुट्टी रहेगी कल की। तो फिर मिलेंगे हम आई थिंक 16 अगस्त को, और 16 अगस्त को इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं क्लियर करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा कि एक्चुअल में मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है, और एसएमपीएस का तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी। तो अपने चिर परिचित जानने वाले लोगों को बताइएगा कि अगर आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो यतिन सर के साथ कंप्यूटर की एक ही बार में परफेक्ट तैयारी आप कर सकते हो, जिससे आपके हर एक एग्जाम में आपको फायदा मिले। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।